नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है बार बार टीवी पर, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि इंडिया को G7 का हिस्सा बनाने के लिए यूएसए, यूके इंक्लूडिंग फ्रांस हो गया, फ्रांस के अलावा आपके सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है कि इंडिया को G7 का सदस्य बनाया जाए। अब ऑलरेडी उसके अंदर अगर सदस्य G7 के हैं तो इंडिया अगर मिल जाता है तो ये ग्रुप G7 से G8 बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। सबसे पहली चीज जानेंगे कि भाई ये G7 होता क्या है, G7 होता क्या है, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं, किस किस देश को निकाला जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस पर हम एक पॉइंट ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया को इसमें सम्मिलित करने का इन कंट्रीज को बेनिफिट क्या मिलेगा, जबकि ऑलरेडी आज से पहले इंडिया इसका हिस्सा नहीं था। इंडिया G20 का हिस्सा जब है तो G20 का हिस्सा होने के बाद G7 अलग से ग्रुप बनाने की क्या आवश्यकता है, और G7 बनाने के बाद इसका चाइना पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कि आप जानते हैं इस समय ये सारे के सारे अगर यूएस, यूके, फ्रांस और ये सारे अगर एक साथ हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कोई कनेक्शन चाइना के साथ जरूर मिलेगा। मतलब कहीं लोगों के दिमाग में एक बात तो ये नहीं आ रही कि इंडिया अगर G7 का हिस्सा बन गया तो चाइना की खैर नहीं, हम बॉर्डर पर जीत जाएंगे। कहीं ऐसा अगर सवाल आ रहा है तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको बाकी सभी चीजों की जानकारी मिलती जाए। दोस्तों, YouTube चैनल है हमारा IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको यहां पर सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी। यदि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट चैनल है, जहां पर पेनड्राइव सिलेबस के थ्रू आप घर बैठकर आरामदायक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप इन गिवन सोशल मीडिया चैनल्स पर कॉल करके या फिर कॉन्टेक्ट में आकर टेक्स्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। हमारा जूम ऐप पर 6 डेज का डेमो सेशन चल रहा है जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स को पहले क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर जूम ऐप पर ही सारा सेशन चल रहा है। तो 6 दिन का डेमो बैच चल रहा है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वो यहां पर आईडी और पासवर्ड ले सकता है और डेमो क्लासेस अटेंड कर सकता है। डेमो क्लासेस के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे टीचर कोऑर्डिनेट करता है, क्या आपके पॉइंट्स क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जानते हैं ग्रुप ऑफ 7, जिसे हम कहते हैं G7। साधारण शब्दों में कहा जाए तो G7 संसार की सबसे ज्यादा ताकतवर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, जिसके अंदर संसार में जो सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर रखती है, नेट वेल्थ रखती हैं, जीडीपी उनका स्ट्रांग है, हर तरीके से एफ्लुएंट यानी कि संपन्न देशों का एक ग्रुप है G7। इस G7 का बेसिक मुद्दा होता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस पर या इकोनॉमिक पॉइंट्स पर डिस्कशन करना कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, किस तरीके से आगे के काम किए जा सके। कुछ समय से इस G7 के अंदर मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी अलग अलग तरीके के पॉइंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर पर्यावरण से रिलेटेड भी बातें होती हैं दोस्तों, एनवायरनमेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे नहीं करना, तो इससे संबंधित सभी प्रकार की बातें यहां पर होती हैं। तो G7 जो बेसिकली है एफ्लुएंट कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो अपने आप में सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज हैं और अपने आप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जिस प्रकार से आप इस पूरे सेक्शन में सिर्फ एक जापान को ही इसका हिस्सा मानेंगे और बाकी लगभग पूरे कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड में ज्यादा कोई इसका हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं? कंट्रीज वही हैं जो IMF एडवांस्ड इकोनॉमी है, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वो, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। किसी टाइम पीरियड में इसमें रशिया भी था, लेकिन आपस में कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से और रशिया का पास के किसी जगह को, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जगह उसे हड़पने की वजह से आपस में विवाद हुआ और रशिया को यहां से निकाल दिया गया। पहले ये
G8 था, अब G7 हो गया। कभी कभी अब जब मेंबर जुड़ेंगे तो ये G10 या G11 भी बन सकता है, ये चीज याद रखिएगा। इन 7 कंट्रीज की बात करें तो पूरे देश की लगभग 58% नेट वेल्थ इनके पास है, यानी सबसे बड़ी परचेजिंग पावर, सबसे बड़ा सेक्शन पैसे के नाम पर इन्हीं के पास है, यानी नेट वेल्थ इनके पास है। इनके पास जीडीपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसमें से 46% का इनके पास जीडीपी है। नॉमिनल वैल्यूज की बात करें तो 32% इनके पास परचेजिंग पावर पैरिटी है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि ये 7 कंट्री अपने आप को शायद अकेला इसलिए भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि यहां पर कैपिटलिज्म और कंप्लीट डेमोक्रेसी का ध्यान दिया जाता है और अपने आप को एलीट ग्रुप में ये दर्शाना चाहते हैं। याद रखिएगा कि ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं इनके खुद के आपस में डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे हैं। जिस तरफ फ्रांस आपस में रशिया और बाकी कंट्रीज को मिलाना चाहता है, लाना चाहता है, उसी अपोज में जैसे ये क्या नाम है अमेरिका है, ये बिगाड़ना चाहता है। अमेरिका बिगाड़ना चाहता है, फ्रांस जोड़ना चाहता है, तो आपस में डिस्प्यूट्स है। अमेरिका ईरान पर लगे हुए सैंक्शन नहीं हटाना चाहता, जबकि बाकी कंट्रीज दबाव देकर वो हटवाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि इनमें आपस में भी डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं। तो इन G7 का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट आता है कि G7 में जब सबसे ज्यादा एफ्लुएंट कंट्रीज हैं तो इस परिस्थिति में इंडिया को क्यों जोड़ा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, जब इंडिया को जोड़ा जा रहा है जबकि वो IMF एडवांस कंट्री नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि इंडिया के साथ साथ रशिया को जब जोड़ा गया तो दोस्तों उस समय में रशिया भी कोई IMF एडवांस कंट्री नहीं था, तो रशिया को क्यों जोड़ा गया। तो इसको आप एक तरीके से नाम दे सकते हैं दोस्तों पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स का मतलब यह होता है कि जब इन सभी ग्रुप को अपने बेनिफिट के लिए, अपने काम के लिए, अपने फायदों के लिए जिस कंट्री की आवश्यकता होती है उस कंट्री को ये स्पेशल इनविटेशन देते हैं। इनविटेशन देने के बाद में उसका सदस्य बनाते हैं और अपने बेनिफिट्स को, एडवांटेजेस को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। रशिया क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री था, आगे मैंने इसका पॉइंट दिया है, देखिएगा। रशिया क्योंकि गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन रशिया क्योंकि IMF का हिस्सा बना और एक तरीके से एडवांस कंट्री भी नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से रशिया की आप लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इतनी जबरदस्त लोकेशन है जिससे पूरे वर्ल्ड को व्यापार करने में आसानी होती है, और रशिया से बिगाड़ते तो जाहिर सी बात है बाकियों को प्रॉब्लम होती। तो 1997 के अंदर फॉर्मली पहले इनवाइट किया मेंबर बनने के लिए, नहीं सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए, और बाद में 1998 में इसे यहां पर ज्वाइन करा दिया गया अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए। उस समय के अंदर कोल्ड वॉर ईरा जो था वो खत्म हो चुका था, रशिया टुकड़ों में बट चुका था और अपने बेनिफिट के लिए रशिया को इस्तेमाल किया जा रहा था। उस समय में ये जो ग्रुप बना था ये G8 ग्रुप बना था, लेकिन धीरे धीरे रशिया ने जैसे एनेक्स कर दिया क्रिमिया के अंदर उसके पास वाले देश पर, तो जब एनेक्स यानी कि घुसपैठ करी और उसको कब्जा लिया, तो इस परिस्थिति के अंदर 2014 में उसको यहां से निकाल दिया गया और ये ग्रुप जो था G8 से फिर दोबारा G7 में कन्वर्ट हो गया। अब जब ग्रुप वापस G7 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जब जहां से बेनिफिट कम हो जाए या आपस में डिस्प्यूट बढ़ जाए तो किसी भी देश को ये अपने पावर प्ले के नाम पर इस ग्रुप से निकाल भी देते हैं और मिला भी लेते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब भी कोई भी कंट्री वर्ल्ड की इन पावरफुल कंट्रीज के साथ मिलता है तो उसकी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है कामकाज की सपोर्ट के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनीज आकर इसका हिस्सा बनती हैं, इन देशों के अंदर आती हैं। जो भी नया देश इनके साथ जुड़ता है जॉब्स निकलती हैं, एम्प्लॉयमेंट के आसार बढ़ते हैं, वर्ल्ड में अलग अलग तरीके की डिफेंस सपोर्ट मिलती है, मिलिट्री बेसिस में मदद मिलती है, और किसी भी प्रकार के एनेक्स होने से यानी किसी भी दूसरे देश की घुसपैठ होने से रोका जाता है, उसके लिए भी पूरी मदद मिलती है। तो एक तरीके से सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने की उम्मीद हो जाती है। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, दोस्तों ज्यादातर न्यूज जो आती है इकोनॉमिक टाइम्स, हेराल्ड हो गया या फिर इसी तरीके से एक गार्जियन न्यूज़पेपर हो गया, इधर से ही पिक की जाती है ताकि सही प्रूफ्स आपको दिखाए जा सके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि आप देख सकते हैं 31 मई का ये
कटिंग है जिसके अंदर क्या कहा गया, पोस्टपोन कर दिया G7 का समिट और चाहता है कि इंडिया ज्वाइन करे इस G7 समिट को। इंडिया क्यों ज्वाइन करे इस समिट को, उसका पहले रीजन समझ लीजिए। विदाउट रीजन G7 का सदस्य किसी को नहीं बनाया जा सकता, ये चीज आप जान लीजिए। सबसे पहला रीजन क्या है कि एक तरफ चाइना की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है और चाइना कहीं ना कहीं इन सभी देशों की पकड़ से निकल चुका है। इस समय चाइना इनमें से किसी भी देश की पकड़ में नहीं है। चाइना अपनी ताकत चला रहा है, मनमानी कर रहा है। अब इस चाइना के अंदर से हटने के बाद इन सभी कंट्रीज का जो बेसिक व्यापार है पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बाद साउथ चाइना सी की तरफ, वहां पर इन्हें घुसने के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन चाहिए और वो ऑप्शन बनेगा इंडिया। इंडिया ऑप्शन बनेगा तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा सेक्शन बनेगा। दूसरी चीज ये है कि जब इंडिया इनका सेक्शन बनेगा तो इंडिया की एक बहुत बड़ी लार्जर सेक्शन की मार्केट मिलेगी जिसके अंदर ये अपने बाकी आगे के काम को डेवलप करा सकते हैं, फैक्ट्रीज को यहां लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। तो इंडिया एक तरीके से ग्रोइंग कंट्री है। दूसरी चीज, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है और इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में है, इंडिया कभी किसी दूसरे कंट्री के साथ शुरुआत में क्या पंगे नहीं लेता है, झगड़ा नहीं करता है। तो उस परिस्थिति के अंदर इंडिया इन सभी देशों को एक उभरती हुई इकोनॉमी दिखाई दे रहा है और अच्छी तरीके से इंडिया जिस हिसाब से वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुकी है, तो इंडिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब एक पॉइंट और जान लीजिए, इंडिया ने सिर्फ यूएस ने या ये जो G7 के ग्रुप हैं, इन्होंने सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया, इन सब को भी इसका सदस्य बनने का एक इनविटेशन दिया है, मौका दिया है। यानी कि ऑलरेडी G7 है, अगर ये सारे जुड़ते हैं तो डिपेंड है कि चारों जुड़ेंगे तो G11 बनेगा, एक आध मना कर गया तो G10 बनेगा। इनका मोटिव मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब क्योंकि ये आपस में सभी ने डिस्कस किया कि क्यों इन कंट्रीज को मिलाया जाए और रफली इस आइडिया को किस तरीके से कारगर लाया जाए। पिछले कुछ समय से G7 के जो समिट्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे और इन मीटिंग्स के अंदर कोई खास सा रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, तो इसी को दोबारा से फर्निश करने की कोशिश की जा रही है और इसके मोटिव्स को अब आगे बढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से हम इसमें आगे काम करते हैं। इंडिया को पहले भी, ऐसा नहीं है कि इंडिया को पहले इन्विटेशन नहीं आया, इंडिया को पहले भी इन्विटेशन आया था। एट प्रेजेंटली जैसे कि मैंने बताया यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान इसके सदस्य हैं। इससे पहले फ्रांस ने काफी प्रेशराइज किया था। फ्रांस और इंडिया की वैसे भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो फ्रांस ने इंडिया को इनवाइट किया था और इसके साथ मिलने का मौका दिया था ताकि बेनिफिट हो सके और बायलैटरल ट्रिप्स के आधार पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई जा सके, कुछ ऐसे पॉइंट्स क्रिएट किए जा सके जहां पर इंडिया अपने आप को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि बाकी जगहों पर जो ग्रुप है उनके अंदर इंडिया कभी भी डायरेक्टली इन सभी पावरफुल कंट्रीज के पीएम और प्रेसिडेंट से या फिर जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर्स हैं उनसे डायरेक्ट मीटिंग कभी नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर इंडिया यहां पर इनका एक एग्जैक्ट सदस्य बन जाता है तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावर पॉलिटिक्स के नाम पर चाइना पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और इंडिया को डेवलप होने का बहुत तेजी से मौका मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा विदेशों का। इसीलिए जो मीटिंग अभी होनी थी वो जाहिर सी बात है सितंबर 15 से 22 सितंबर तक चलाई जाएगी। इसके अंदर वी वांट ऑस्ट्रेलिया, वी वांट इंडिया, वी वांट कोरिया एंड व्हाट डू वी हैव, और हमारे पास अब और क्या है। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जिसमें डिमांड की जा रही है कि मे भी किस तरीके से आगे ने जोड़ा जाए। रशिया कैन बी द मेंबर, कैन बी की जगह मैं कुड बी लगाना चाहूंगा कि हो सकता है रशिया को भी दोबारा से इसका सदस्य बनाया जा सके। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जिस तरीके से रशिया चाइना का खुलकर सपोर्ट करता है तो उस परिस्थिति में यूएस और यूएस की फाइव आइज की कंट्रीज जो है, यूएस के अलावा फाइव आइज कंट्रीज जो है वो किसी भी परिस्थिति में रशिया को यहां पे जोड़ना नहीं चाहती। फ्रांस चाहता है जोड़ना लेकिन रशिया को अमेरिका जोड़ना नहीं चाहता। उसके पीछे एक रीजन समझ लीजिए। अभी आपको पता होगा कि जो अमेरिका था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ब्लेम लगाया। किस पर ब्लेम लगाया दोस्तों? ब्लेम लगाया चाइना
को चाइनीज वायरस कह के, और कहा कि वुहान के अंदर उनकी लैब के अंदर टेस्टिंग करने का इनको परमिशन दिया जाए। चाइना ने स्ट्रांगली क्या किया, उस परमिशन को डिनाई कर दिया और किसी भी प्रकार से इन फाइव आइज कंट्रीज को एंट्री देने से मना कर दिया। जब अमेरिका ने चाइना पर ब्लेम लगाया तब रशिया ने सपोर्ट किया था चाइना को कि किसी भी प्रकार का ब्लेम गेम एक्सेप्ट नहीं होगा, बदनाम करने का कोई भी तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस पर रशिया ने खुलकर अमेरिका का और फाइव आइज कंट्री का अपोज किया था, ये चीज आप जान लीजिएगा। 2005 में हालांकि ये नहीं है कि पहली बार भारत को फ्रांस के द्वारा ही बुलाया गया, 2005 में भी बुलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मीटिंग अटेंड की थी G8 की उस समय में, क्योंकि रशिया भी सदस्य था टोनी ब्लेयर के बुलावे पर। अब बात आती है भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये सदस्यों की जो मीटिंग होगी वो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कई प्रकार से। तो क्या है ये न्यूज़ जानते हैं। सबसे पहली तो एक अपॉर्चुनिटी ये बनेगी कि मार्केट ओपनली और ज्यादा इंडिया के लिए खुल जाएगी, रॉ मटेरियल के लिए परचेजिंग आसान हो जाएगी, कोई भी कहीं पर भी इनको किसी प्रकार की अलग से कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगी। अब अगर बात करें तो ये वही लाइन आ गई जैसे कि हमने कहा था, ये न्यूज़ दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग है गार्जियन की, जिसमें क्या लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया मीटिंग के लिए इंडिया को, और जाहिर सी बात है उसको एक पावरफुल नेशन माना जाता है इंडिया को, तो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है भारत को कि आइए इसका सदस्य बनिए। सदस्यों के अंदर और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिसके अंदर एडवांस्ड इकोनॉमी के सभी देश थे, जबकि भारत एक एडवांस इकोनॉमी नहीं है, लेकिन विदेशों को भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर भरोसा होने की वजह से भी इसको यहां पर बुलाया जा रहा है। और एक सिंपल सा क्लियर सिग्नल है कि चाइना का अपोजिट खड़ा होने के लिए इनको एक स्टैंड चाहिए, और चाइना के अपोजिट खड़े होने के लिए इस समय इंडिया से बड़ा कोई स्टैंड नहीं है। एक तरफ जो चाइना और रशिया हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो अपोजिट कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को इंडिया का सपोर्ट चाहिए, और दूसरी तरफ इंडिया का वैसे भी चाइना के साथ इश्यू चल रहा है और भारत को बार बार अमेरिका की तरफ से मीडिएशन का सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच में यूएस के सीनेटर, जो कि एक बहुत रिनोन्ड होने के साथ साथ एकदम एग्जैक्ट जो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या कहते हैं अपनी न्यूज के अंदर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ये न्यूज़पेपर की ही कटिंग है जिसके अंदर कहा गया कि वेल्दी पावरफुल डेमोक्रेटिक इंडिया वुड हेल्प, यानी कि जब इंडिया सपोर्ट करेगा तो फ्रस्ट्रेट होगा चाइना, और फ्रस्ट्रेट होंगे चाइना के हेजमनी, मतलब होता है दोस्तों वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब अपनी ताकत को दर्शाने के जो एम्बिशंस है वो कम हो जाएंगे और परेशान हो जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि चाइना को दबाने के लिए मेन पर्पस इंडिया को मिलाना है, अदरवाइज और ज्यादा से कोई मीनिंग्स यहां पर आपको नजर नहीं आएंगे। तो इसी नोट पर हम एक वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट।